हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कब का कमेंट भी यहां नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभ साँझ। साँझ हो गई। अरे भैया, दिया बार दी है तो फिर भगवान के यहाँ जाके मंदिर में दिया बार दी है फिर। चलिए, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए 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 चलिए। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिनको पता नहीं होगा कि हम यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं आज शाम को और हम कब कब ऐसा करते हैं। तो ये है प्ले विथ फिजिक्स। इसमें कोई भी टफनेस की बात नहीं होगी, कोई भी टफ चीजें यहां पे नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। कंसेप्ट यहां पे कन्वेंशनल कंसेप्ट नहीं पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे नए हैं बहुत बढ़िया, एक बार थम्स अप कर दीजिए, हमें समझ आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है कि प्ले विथ फिजिक्स क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि वीक में हम लोग एक दिन, चाहे वो वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, वीक में एक दिन हम क्लास रखते हैं प्ले विथ फिजिक्स का। प्ले विथ फिजिक्स के क्लास में हम फिजिक्स को अलग नजरिया से देखते हैं। मतलब इसमें कंसेप्ट को एक कंसेप्ट से यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में लगाना सीखते हैं। एक कोई कंसेप्ट निकालते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कुलर आर्क का। एक सर्कुलर आर्क के कंसेप्ट से हमने 6 चैप्टर के सवाल को कनेक्ट किया था। उससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, उससे पहले भी हमने पढ़े थे, है ना। क्या क्या पढ़े थे आपको याद है? तो अगर आपने नहीं लिख किया है तो इसका अलग आपको सेक्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे वहां पे एक सेक्शन मिल जाएगा प्ले विथ फिजिक्स, उसमें 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे कितने लेक्चर होंगे? तो ऐसे कुछ 20-22 लेक्चर होंगे। ऑन एन एवरेज हफ्ते में एक लेक्चर होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज हफ्ते में एक लेक्चर होता है। आज का जो लेक्चर है वो किस पर बेस्ड है? तो आज का जो लेक्चर है बेस्ड ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। बेस्ड ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया ही है। आज के लेक्चर का होमवर्क सॉल्यूशन भी अपलोड हो गया, क्या आपने चेक किया? आज के लेक्चर का होमवर्क सॉल्यूशन भी अपलोड हो गया है, क्या आपने चेक किया? महामंथन भी अपलोड हो जाएगा भाई, सब ये भी सीट है। आज देख तेरी क्लास भी की मैंने, तेरी क्लास करने के बाद आज ही तेरा क्लास हुआ और आज ही तेरा होमवर्क सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड हो गया है। चेक कर ले, अपलोड हो गया भाई। होमवर्क वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो गया है, चेक कर लीजिए। होमवर्क वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, 6 PM आ जाएगा, ठीक है। उसको देख लेना। और बेटा आज ही हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म करते हैं। पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया, जे एडवांस के सवाल कर लिए, पूरा बेसिक पढ़ लिया और सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, जितने तरह की जो भी चीजें हैं सब कर लिया, ठीक है। 6 PM पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन से देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करके डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए जाते हैं। तो आज मैं एक्चुअल में आपसे एसएचएम के कंसेप्ट की बात करूंगा, एसएचएम में आए हुए पीवाईक्यू की बात करूंगा, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन का जो पीवाईक्यू आया हुआ है उसकी बात करूंगा। काइनेमेटिक्स का जो पीवाईक्यू आया हुआ है जेई में उसकी बात करूंगा। मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा, मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा, मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यू बात करूंगा, जेई के पीवाईक्यू की बात करूंगा। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा, जो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए जेई में। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के पीवाईक्यू की बात करूंगा, ठीक है। मैं सॉलिड के पीवाईक्यू की बात करूंगा। तो इतने चैप्टर के हम अलग अलग सेक्शन के मॉडर्न फिजिक्स से सवाल देखेंगे, नीट और जेई के पीवाईक्यू। यूनिट एंड डायमेंशन में जो भी हमने पढ़ा है उसका यूज करके डिफरेंट चैप्टर के सवाल अगर एग्जाम में आए तो हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, हमारी रफ्तार वहां पे तेज हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ही सवाल आ जाएंगे, इसी से आपको करना है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आप पहले करके प्रैक्टिस करके गए हो और अगर ऐसा सवाल आ गया तो एग्जाम में आपको बिना कंसेप्ट के, जो नहीं भी पढ़ो उससे सवाल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एसएचएम, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मॉडर्न, इलेक्ट्रोस्टैट, तब जो आज सवाल मैं कराने वाला हूं वो सवाल हम वहां भी करेंगे, वो सवाल हम वहां भी करेंगे। लेकिन फिर आज हम यहां क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए
तो लगेगा कि वो किसी और चैप्टर का है, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ा है। आगे चल के हमारी कंसेप्ट को पढ़ने में याद है, एक चीज बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट को यूज करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैट मैंने रिवाइज करा दिया था। कितने लोगों ने वो लेक्चर देखा है? यूनिट एंड डायमेंशन के सिर्फ कंसेप्ट को यूज करके। मुझे नहीं पता चार्ज क्या होता है, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मुझे नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन की खूबसूरती आपने देखा था। कौन से लेक्चर में पढ़ाया था बताओ? कौन से लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट को यूज करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर रिवाइज करा दिया था? बताओ बताओ किसमें? आधा घंटा का लेक्चर होगा, आधा घंटा 40 मिनट का लेक्चर होगा, बस 40 मिनट। याद है? किसको याद है कि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज करा दिया था? किसको याद है? उम्मीद में नहीं बे, अभी यूनिट एंड डायमेंशन में कौन सा लेक्चर था? कौन सा लेक्चर था जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करके इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज करा दिया था? शायद चौथा या पांचवा लेक्चर था, आठवां तो नहीं था, पांचवा या छठा रहा होगा, कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर याद नहीं है। कितने लोगों को याद है कि यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट को यूज करके रिवाइज करा दिया था? चलो ठीक है। अब मान लो कि एक सवाल मैं उठाता हूं जो कि नीट का सबसे मुश्किल 2025 और 2016 का पेपर था। 2016 के पीवाईक्यू का सवाल है, 2016 के पीवाईक्यू का सवाल है, नीट 2016। अब नीट 2016 का ध्यान से लिखना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। एज इट इज पीवाईक्यू लेके आया हूं मैं, एज इट इज पीवाईक्यू लेके आया हूं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चलो भाई साहब, अ कार इज निगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर। निगोशिएटिंग मतलब चल रहा है एक रोड पर जिसकी रेडियस क्या है? आर है। द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा पे। द coefficient of friction between the tire of the car and road is mu. coefficient of friction कार की टायर और रोड के बीच में म्यू है। देन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द रोड इज, तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछा है। सेफ हो या अनसेफ हो, वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर? वेलोसिटी पूछा है हमसे। क्या पूछा है? वेलोसिटी। कौन सा चैप्टर का सवाल है? चैप्टर बताओ कौन सा है सर? ये चैप्टर अगर माना जाए तो चैप्टर तो सर्कुलर डायनेमिक्स है, सर्कुलर डायनेमिक्स जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, ये सर्कुलर डायनेमिक्स है सर। अब इस सर्कुलर डायनेमिक्स के चैप्टर का सवाल है, पीवाईक्यू है। हाँ, पूछा क्या? वेलोसिटी। अब क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से जब चैप्टर पढ़ेंगे पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, पहले आगाह कर देता हूं, पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम एकदम डीप में पूरा इसका डेरिवेशन कराऊंगा, फिर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन फिर भी वो सब काम नहीं आएगा अगर ये सवाल इसी तरीके से आ गया तो। और आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो आपको साम दाम दंड भेद सब सीखना है। साम दाम दंड भेद मतलब है कंसेप्ट, कैलकुलेशन, रफ्तार, एक्यूरेसी। कंसेप्ट, कैलकुलेशन, रफ्तार, एक्यूरेसी एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हर तरह के क्वेश्चंस को जल्दी करने की कंसेप्ट आपको पता हो। चलो आओ, बताओ क्या पूछा है सर? वेलोसिटी पूछा है। तो चारों ऑप्शन में जो दिया होगा वो क्या दिया होगा सर? वेलोसिटी की वैल्यू। अगर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है तो डायमेंशनली वेलोसिटी आना चाहिए। हाँ सर, देखो इधर वेलोसिटी है, डायमेंशन क्या होता है? LT - 1। अब जिस ऑप्शन में वेलोसिटी की डायमेंशन मैच कर जाएगी वही आंसर होगा। हाँ सर, देखो म्यू डायमेंशनलेस, tan थीटा डायमेंशनलेस, वन डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, सारा डायमेंशनलेस है। इस सब को 1 लिख देगा, थारा वाई एम आर, tan थीटा को, म्यू को, सब डायमेंशनलेस को 1 लिख देगा। बचेगा क्या? √(g(r²). जी का डायमेंशन बोल सर, एक्सीलरेशन है LT - 2 और ये हो जाएगा L²। L² और L, L3 रूट के बाहर जाएगा 3/2। हमें तो एक ही लेंथ चाहिए, ये गलत है। ये देख बेटा, ये सब डायमेंशनलेस है। म्यू tan थीटा 1, म्यू एस tan थीटा, G/r। G क्या होगा? LT - 2 और R का डायमेंशन है, ये तुमने पढ़ा रेडियस का डायमेंशन है, T - 2 का ये T - 1। ये वेलोसिटी बन रहा है क्या? नहीं। G/r², G का एक लेंथ और R² का 2 लेंथ, नीचे लेंथ आएगा, बन रहा है क्या? नहीं। ये ब्रैकेट में था तो √GR, क्योंकि ये सारा डायमेंशनलेस है। √G का डायमेंशन LT - 2 और ये L, बोलो क्या होगा? L² T - 2, बाहर जाएगा LT - 1। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अब बताओ, क्या तुम्हें यह पता चला कि कर्व्ड रोड पे इंक्लिनेशन के वजह से फोर्स किधर लगेगा? नहीं सर। क्या तुमने एफबीटी बनाया? नहीं सर। क्या तुम्हें फ्रिक्शन की वैल्यू पता है? नहीं सर। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है पता है? नहीं सर। क्या तुम्हारा आंसर आया? यस सर। कैसे आया? यूनिट एंड डायमेंशन से। तो मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है तुम्हें,
प्लीज, मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है तुम्हें, लेकिन अगर तुम ये भी जानते हो और कंसेप्ट भी जानते हो तो किससे करोगे? क्या बता, एक बात बता, यहां पे कंसेप्ट लगाए कि ट्रिक लगाई, ये बता। सर ये ट्रिक है, नहीं, पूरे यूनिट एंड डायमेंशन में तो क्या पढ़ रहा था? पूरे यूनिट एंड डायमेंशन में तो क्या पढ़ रहा था? सर वही डायमेंशन मैच कराना, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है। और कौन कहता है कि ये सवाल लॉज ऑफ मोशन का है? वो गलत बोल रहा है, ये यूनिट एंड डायमेंशन का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चन इटसेल्फ फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन, फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। और याद रखना, जरूरी नहीं कि 45 में से उसमें दो क्वेश्चन ऐसा ही जाए, नहीं भी आ सकता है और 4 आ भी सकता है। हर तरह के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये क्या है? डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है। एक मास कहां गई, वेलोसिटी में मास कहां होता है, बता मजा आया कि नहीं? सर पहली सवाल मिला दिया। नीट 2016 जो सबसे मुश्किल माना जाता है उसका सवाल है, देखो आंसर खत्म। अभी तो बाकी है फिजिक्स बेटा, अभी तो देख आगे, अभी तो आगे देख अभी अगर नहीं दिया फिजिक्स को तो ये तो देखते चल। तो शुरू हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना अभी, साम दाम दंड भेद सब क्लियर है। इसमें कोई डाउट, और इसमें कोई डाउट तुमको आएगा भी नहीं। अभी तो ये इतना से डील किया तूने, जी क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का डायमेंशन होता है LT-2 और R का डायमेंशन होता है L का पावर 1। तो तुमसे वेलोसिटी पूछा है, एक ही ऑप्शन है वेलोसिटी, मैंने कोई ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं किया है। आगे देखोगे, देखो सवाल, ये जेईई मेन 2024 नहीं 2025 है, मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन 24 और 25 में आया है सवाल। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स नहीं आता तो इसका बत्ती तक नहीं लगेगा आपको, लेकिन आपके पास MR स्टार है। आओ इधर, इसको रिपीट करूं। इसमें देखो ना, ऊपर G है, नीचे R² है, तो ऊपर G/R², तो ये G का डायमेंशन LT-2 और R² L²। ये वेलोसिटी कहां बन रहा है? नीचे L आ रहा है। चलो ये देखो, द एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ मास M are related by some equation. Energy, momentum and mass. Energy, momentum and mass are related by some equation. C represent the speed of light. Then correct equation is. तो बोला इन चारों में से करेक्ट बताओ कौन सा होगा। एक बात बताओ, करेक्ट मतलब पूछ रहा है कि एनर्जी, मोमेंटम और मास में रिलेशन बताओ, तो करेक्ट पूछा है? हाँ करेक्ट पूछा है। एक बात बताओ सर, क्या अगर ये इक्वेशन करेक्ट है मतलब फिजिकली करेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है, इनसे में रिलेशन पूछ रहा है, मतलब फिजिक्स में ऐसा रिलेशन है, उसका करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। हाँ, एक MR स्टार आपको बताया था फिजिकली करेक्ट माने, अगर ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है मतलब सर ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है मतलब सर डायमेंशनली करेक्ट है तो जो प्लस किया उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, तो प्लस जो किया उसको इक्वल लिखो और मैच कराओ, दोनों तरफ डायमेंशन मैच कर रहा है कि नहीं। सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड कर सकते हैं, तो डायमेंशन मैच कराओ। जेईई का सवाल है, आपको 45 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट करिए, कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन लिखो। तो इधर है E² बराबर PC² बराबर M²C²। भाई प्लस है तो डायमेंशन इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, अब इन दोनों को देखो, C² से C², मोमेंटम और मास का स्क्वायर, पक्का ये P² C² और M² C², C² से C² कट गया, डायमेंशनल इक्वल करोगे तो क्या मोमेंटम का स्क्वायर मास कर यहां पे इक्वल करोगे C², ये देखो क्या है, ये तुम्हारा C², ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये C में तो मास आता नहीं, मोमेंटम में 1 मास आता है। हाँ, और बराबर करोगे तो M में 2 मास है, तो ये गलत हो गया। ये एनर्जी का स्क्वायर बराबर P² C² बराबर M² C का पावर 4। बताओ मोमेंटम में कितने मास होते हैं? एक मास का स्क्वायर 2 मास आ जाएगा यहाँ पे। भाई मोमेंटम का 1 मास होता है, 1 मास का स्क्वायर 2 मास आ जाएगा। यहाँ पे 2 मास का स्क्वायर, यहाँ पे 2 मास का स्क्वायर, मास सही हो गया। इज्जत से मास नहीं मिल रहा इसको, और हमने सिर्फ मास से सोच के किया, सिर्फ मास सोचा, सिर्फ मास। मैं फिर बताता हूं एक बार, और बताऊंगा एक बार, चिंता मत करिए। जेईई 2024 का सवाल है, डी इज योर करेक्ट आंसर। 78% लोगों ने रगड़ दिया इसको। सर अगर किसी में निगेटिव दिया हो तो डायमेंशनली प्लस और माइनस दोनों को बराबर ही लिखते हैं। निगेटिव दिया हो तो भी प्लस माइनस डायमेंशनली बराबर ही लिख के सॉल्व करेंगे।
और निगेटिव दिया हो पॉजिटिव दिया हो, डायमेंशन गलत है 3 में, एक ही में सही आ रहा, सर 2 में डायमेंशन सही आ जाए तो उसका तरीका और है मेरे पास, मैं सिखाऊंगा, यही खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, घबरा मत, यही खड़ा हूं। 78% लोगों ने रगड़ दिया इसको। क्या करना था फिर बताता हूं, देख, जैसे अगर इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही है, फिजिकली करेक्ट पूछा है, तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो भाई प्लस को इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो ई स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और मैं यहां पे एक बार और बता दूं, मैं कंसेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम चीजें डीप से फील कराऊंगा। अभी मैं जो कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर रहा हूं, ये भी कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर रहा हूं। चलो, तो ये स्क्वायर बराबर पीसी स्क्वायर बराबर में स्क्वायर, अगर प्लस है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या मास मोमेंटम के बराबर आएगा? कभी भी नहीं, गलत है। यहां पे ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये डायमेंशनली ये बराबर ये कट गया, क्या मोमेंटम मास के बराबर आएगा? कभी भी नहीं। ये देख भाई, ई स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर सी का पावर 4। अब एक बात बता, इसमें कितने मास आएंगे? सर एम स्क्वायर 2 मास, मोमेंटम में एक ही मास होता है, और इसमें 2 मास है, ये भी गलत है। इसमें 2 मास, इसमें 2 मास, इसमें 2 मास, बाकी लेंथ भी देखोगे तो डायमेंशनली चेक कर लो, बस चेक डायमेंशन एंड हैव आंसर। सवाल कहने को कौन से चैप्टर का है? मॉडर्न का। सॉल्व कैसे हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। और इसका एक और कंसेप्ट भी कर सकते हैं, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, ई बराबर पीसी और ई बराबर एमसी स्क्वायर होता है, इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन बन जाएगा। देखो, ई स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर सी का पावर 4, एम स्क्वायर सी का पावर 4, ई बराबर पीसी तो ई बराबर पीसी तो ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो डायमेंशनली यहां पे तुमको ऐसे भी रिलेशन दिख जाएगा। ये कंसेप्ट होता है, हम पढ़ते हैं, है ना। एक हार्ड क्वेश्चन दो, तो हार्ड क्वेश्चन सुबह एक ही क्लास में 7 जे एडवांस के सवाल करे, वहां देख लो, एक ही क्लास में 7 जे एडवांस के सवाल करे हैं, देख लो, ठीक है। हार्ड देखना है तो चलो, ये नीट 2020 का एक सवाल है। अब ये सवाल किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ईएम वेव का, ईएम वेव का नहीं, मॉडर्न का है, सॉरी मॉडर्न का है, मॉडर्न फिजिक्स का है। किसका है भाइयों? मॉडर्न फिजिक्स का है। आओ करे, आओ करे, आओ करे, आओ करे, आओ करे। क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस of negligible work function if m mass of the photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d। तो इसमें de Broglie wavelength का वैल्यू पूछा है। अब एक बात बताओ, हम जानते हैं E बराबर होता है एच सी बाई लेमडा, और E को हम एम सी स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझना, अच्छा ठीक है, ये हम जानते हैं एच सी बाई लेमडा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो सी से सी स्क्वायर कटेगा तो सी बचेगा। हाँ, लेमडा को ऊपर ले जाओ तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा, लेमडा को ऊपर ले जाओगे और एमसी को नीचे ले जाओ, एच बाई एमसी। तो एच बाई एमसी का डायमेंशन हम लेमडा लिख सकते हैं, तो ठीक है, एच बाई एमसी का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा लिख सकते हैं। अब यहां पे आना, अगर इसको डायमेंशनली चेक करो तो इधर वेवलेंथ का स्क्वायर, इधर वेवलेंथ का स्क्वायर, वेवलेंथ का स्क्वायर वेवलेंथ का स्क्वायर इक्वल हो गया तो डायमेंशनलेस आना चाहिए ना, दोनों तरफ डायमेंशन सेम है क्या? इधर वेवलेंथ का स्क्वायर है और इधर क्या है? एच वाई एम सी। तो एच वाई एम सी को नीचे, एच वाई एम सी को नीचे लेमडा लिखेंगे तो ये अगर नीचे लेमडा, लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा बनेगा, इधर लेमडा स्क्वायर है, गलत हो गया ये सर, गलत हो गया। अच्छा ये देखो, एच वाई एम सी को लेमडा बोल रहे हैं, लेमडा क्या है? एच वाई एम सी। अगर मैं एच वाई एम सी को लेमडा बोलता हूं और ये लेमडा डी का स्क्वायर भी है बराबर लेमडा, बाप रे बाप, 3 लेमडा बराबर 1, गलत है ये। इधर देख, इधर देख, एच वाई एम सी, एच वाई एम सी को नीचे लेमडा लिखूंगा और ऊपर लेमडा डी का स्क्वायर, कट के लेमडा आ रहा है, इधर भी लेमडा सही लग रहा है, इधर एच सी आया है, ये तो बनेगा ही नहीं लेमडा, ये लेमडा बनेगा नहीं, फिर लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लेमडा आएगा कैसे? गलत है ये, कैसा किया रे यार। सोच, अब तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने का थोड़ा वर्थ समझ में आ रहा है? ठीक है सर, चैप्टर आएगा, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रिंसिपल, अच्छा ये ऐसा नहीं कि यूनिट एंड डायमेंशन का एग्जैक्ट सवाल नहीं है, मॉडर्न का। देखो एक काम करो, एक काम करो, इस सभी सवाल का सॉल्यूशन, इसका 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 सॉल्यूशन गूगल पे सर्च करो, तो यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं किया होगा, किसी भी किताब में यूनिट एंड डायमेंशन में सवाल नहीं है।
ये यूनिट एंड डायमेंशन में किसी भी किताब में यूनिट एंड डायमेंशन में सवाल नहीं होगा। ये तो समझ के हम रिलेट कर रहे हैं, समझ के हम रिलेट कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोगों को नहीं समझ आया, बताते हैं। देखिए बेटा, ई बराबर हम यहां लिख रहे हैं, ई बराबर हम यहां लिख रहे हैं, समझिएगा। ई बराबर हम यहां लिख रहे हैं कि एनर्जी जो होता है एससी बाई लेमडा होता है फोटोन का। हाँ सर, है ना, फोटोन का एससी बाई लेमडा होता है, उसका एनर्जी एमसी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सी से सी स्क्वायर कटेगा, सी बचेगा, एमसी को नीचे लाते हैं, एच बटा एमसी इज इक्वल टू लेमडा। अब ये वेवलेंथ का रिलेशन जो भी है, अगर ये सही है तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए, दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब देखो बेटा, अब देखो, ये है एच बटा एमसी, एच बटा एमसी को नीचे लेमडा लिख सकते हैं। तो लेमडा का स्क्वायर, इस पूरे का डायमेंशन आएगा नीचे लेमडा, लेमडा का स्क्वायर से लेमडा कटेगा, क्या बन रहा है लेमडा, ये क्या है लेमडा स्क्वायर, गलत हो गया। ये देखो एच बाई एमसी, इस एच बाई एमसी को क्या लिखेंगे लेमडा, और ये लेमडा का स्क्वायर लेमडा क्यूब बन गया, और इधर तो सिर्फ लेमडा था, गलत। एच बाई एमसी नीचे आएगा एक लेमडा, लेमडा डी का होल स्क्वायर, ये कट के सही आ गया। और देखो ये एच सी इंटू मल्टीप्लाई, ये तो गलत ही हो गया, गलत ही हो गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये देखो नीट 2016, जेई 2021, जेई 2024, मल्टीपल टाइम्स इन जेई एंड नीट में सवाल पूछा है, और नीट में आने के बाद जेई में रिपीट हुआ है, नीट में आने के बाद ही ये जेई में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। प्योर मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, प्योर किसका, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, प्योर मॉडर्न फिजिक्स का सवाल। आओ इसको थोड़ा सा पढ़ो, आओ इसको थोड़ा सा पढ़ो, आओ पढ़ो। क्या है सर, ये कह रहा है अब फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन है। सवाल पहले पढ़ो, सीधा तुम आंसर देखने लग जाते हो, नहीं सवाल पहले पढ़ो, पूरा पढ़ो सवाल, सवाल पढ़ो, चलो सीधा आंसर ही देखेगा ये भुकवा, ये कुछ नहीं है ऑप्शन, चलो सवाल पढ़ो ना, पहले सवाल तो देखो क्या कह रहा है, पहले सवाल तो देखो। फोटोन and electron of mass m have the same energy E. Photon and electron have the same energy E. ठीक है सर, photon and electron have the same energy E. Same energy E. The ratio of de Broglie wavelength of photon बटा इलेक्ट्रॉन, मतलब किसका de Broglie wavelength है, फोटोन का, बटा किसका de Broglie wavelength है, इलेक्ट्रॉन का, ये रेशियो पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, फोटोन का de Broglie wavelength लिखने का कुछ फॉर्मूला होता है? हाँ सर, कुछ फॉर्मूला आएगा। क्या ये वेवलेंथ का डायमेंशन लेंथ के बराबर आएगा? हाँ। और इलेक्ट्रॉन के भी वेवलेंथ लिखने का कुछ फॉर्मूला होगा, उसका भी डायमेंशन लेंथ आएगा? हाँ आएगा। तो लेंथ, क्या ये लेंथ से लेंथ कट के डायमेंशन लेस आना चाहिए? हाँ। अब ये समझो, अगर समझ आ गए तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो कि लेमडा ऑफ फोटोन बटा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा, मतलब वेवलेंथ का जो रेशियो होगा, लेमडा ऑफ फोटोन बटा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा, लेमडा ऑफ फोटोन बटा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा, लेमडा ऑफ फोटोन बटा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा, वो क्या आना चाहिए? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब मास भी जीरो, एल भी जीरो, टी भी जीरो। और चार ऑप्शन में क्या दिया होगा सर? जो पूछा है, क्या पूछा है सर? de Broglie वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, de Broglie वेवलेंथ बटा de Broglie वेवलेंथ। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस। हाँ सर, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस, हमें डायमेंशनलेस ढूंढना है। हाँ आओ आओ, अब मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो E बाई 2m लिखा है। हाँ, रूट अंडर E का डायमेंशन होता है ml2t-2 और मास का होता है m से m कट गया, लेंथ टाइम तो बचले रह गया। अगर लेंथ टाइम बचले रह गया तो डायमेंशनलेस हुआ नहीं, आंसर नहीं होगा। इधर मास और एनर्जी को मल्टीप्लाई किया, एनर्जी में भी मास आता है ml2, मास मल्टीप्लाई हो गया, मास कटा ही नहीं, मास कटना चाहिए। फिर से ये तुम्हारा c इंटू 2m बटा ई है, मतलब c बाहर है, रूट अंडर 2m बटा ई है। इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो ये c क्या होगा? डायमेंशन LT-1, अंदर मास का डायमेंशन m और e का डायमेंशन होगा ml2t-2, ml2t-2। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, मास से मास कट गया, L2t-2 बाहर आएगा, LT-1 और ये हो गया LT-1, LT-1 से LT-1 कट गया, ये डायमेंशनलेस आ गया, ये डायमेंशनलेस आ गया। दूसरा ऑप्शन C इंटू ई बाई 2m लिखा, ये क्या है? ये 2m इंटू सी, ऊपर में E,
तो लेंथ ये भी डायमेंशनलेस आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नीट 2016 में ऐसा नहीं था, मैं आपको बता दूं। हो सकता है नीट 2021 में या 24 में ऐसा ऑप्शन एक दे दिया हो, लेकिन नीट 2024 में नहीं था। सर सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे तुम्हारा जो यूनिट है वो है E/2m, ये है। अब चेक करो, तो C हो गया LT-1 और E हो गया MLT-, हाँ सही है, ML2T-2 बटा 2 इंटू m से m कट गया, लेंथ बचा, ये आंसर नहीं होगा। अगर भरोसा नहीं है ना, अगर भरोसा नहीं है तो अभी गूगल कर ले बेटा, झूठ तो नहीं बोलूंगा, गूगल कर ले, गूगल कर ले। एक ही ऑप्शन डायमेंशनलेस आ रहा है। हाँ, जो ये दिया हुआ था उसमें दोनों मैच कर रहे थे, लेकिन वो मैं करा दूंगा अलग से हटा के। जब आ रहा होगा तो क्या करेंगे वो बाद में बताऊंगा, अभी डायमेंशन समझा रहा हूं, अभी वही समझाने दे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कमेंट बॉक्स में आग लगा तो समझ में आया। तो इसको, ये कितने लोगों को समझ में आया कि चाहे ये वेवलेंथ का रेशियो पूछे या मास का रेशियो पूछे या किसी भी चीज का रेशियो पूछे, सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। ये बताओ, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस होता है, ये समझ में आ गया? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस होता है, समझ में आ गया? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस होता है, समझ में आ गया? ये कह रहा है जे एडवांस प्लीज, तो जाके देखना, आज के लेक्चर में 7 क्वेश्चन जे एडवांस के कराए हैं प्रभु, स्वयंवर आ गए थोड़े से, जाके देख, झेल नहीं पाएगा। ये समझ में आ गया? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस मतलब मास 0 लेंथ 0 t 0, मास 0 लेंथ 0 t 0। तो यहाँ पे मास भी कटना चाहिए, लेंथ भी कटना चाहिए, टाइम भी कटना चाहिए। यहाँ पे मास कट रहा, लेंथ नहीं कट रहा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कट रहा। इसमें देख, इसमें तो कुछ भी नहीं कट रहा। C है LT-1 इंटू 2 तो डायमेंशनलेस है, मास है m, एनर्जी है ML2T-2। भाई साहब यहाँ पे तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बेटा? सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख इधर, ये सवाल है नीट 2022 का, बड़ा आसान, बहुत आसान। मैं टफ नहीं करा रहा हूं, आसान करा रहा हूं, सीख ले इसको, टफ भी कराऊंगा। अब देख, when light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and if mu r, तो तू जानता है कि mu r and epsilon r दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। हाँ सर, ये दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। अब इनके टर्म्स में मुझे स्पीड ऑफ लाइट लिखना है v इन टर्म्स ऑफ mu r, epsilon r एंड c के टर्म्स में। अब किसी मीडियम में ऑब्वियस बात है, स्पीड c के बराबर तो नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? अब देखो, ये दोनों तो डायमेंशनलेस है। हाँ, यहां पे क्या लिख रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर म्यू आर एप्सिलॉन, सच में ऑप्शन था। अब बताओ ध्यान से सोच के कि सर अगर ये ऑप्शन है तो म्यू आर एप्सिलॉन तो डायमेंशनलेस है, तो इधर वेलोसिटी, हाँ सर इधर वेलोसिटी और इधर डायमेंशनलेस, तो अभी भी सही हो सकता है क्या? ये नहीं सर, ये वेलोसिटी दिया है तो इधर वेलोसिटी का डायमेंशन आना चाहिए। देखो वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी का डायमेंशन है, ये भी गलत। और देखो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर नहीं होता, किसी मीडियम में वैक्यूम में होता है, तो ये गलत। यही मैच कर रहा है, क्यों? ये डायमेंशन LT-1, ये LT-1 और ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, ये वाला टर्म तेरा डायमेंशनलेस, तो ये स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट। बड़ा मजा आया कि नहीं? तो सब पीवाई क्यों है भाई, सब पीवाई क्यों है? आसान है, मैं नहीं कह रहा कि मैं टफ करा रहा हूं, तो हर चीज कराना जरूरी है, आसान भी टफ भी। अब बताओ कैसा लग रहा है? सर तो बहुत इजी तरीके से हो गया मास्टर। ये देखो, ये नीट 2021 का सवाल है, हर सवाल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है। And the space between the plate, if the distance between the plate is d, distance between the plate is d, and the area of the plate is a, area of the plate is a, ठीक है? Then the energy stored in the capacitor is, energy stored in between the capacitor is, इस कैपेसिटर के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये पूछा है। एक बात बताओ, तुम्हें मैंने याद है एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था, क्या होता है? हाँ सर, आपने बताया था एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी है। हाँ सर, ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन आपने बताया था, पढ़ाया था कि नहीं? हाँ सर, आपने एनर्जी डेंसिटी बताया था ये। अब देखो यहां से क्या पूछ रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? तो सर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को यहां ले जाओ, तो एनर्जी बराबर होगा
हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ए इंटू एल। तो डायमेंशनली सोचो कि ये एनर्जी डेंसिटी है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, देखो आंसर आ गया। सब डायमेंशन तो इसका मैच कर, लेकिन फॉर्मूला भी बताया था तुम्हें, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सीखने वाली बात यह है कि यहां पे क्या लिखा है सर, ये तो एनर्जी डेंसिटी है। सीखा, ये कितने लोग सीख गए कमेंट बॉक्स में आग लगाओ कि सर पूछा एनर्जी है और डायमेंशन फॉर्मेट जो ये है वो एनर्जी डेंसिटी का है, तो ये तो गलत ही होगा। बेटा क्या तुम ये सीख गए कि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने सर सिखाया है, तो और पूछा एनर्जी है, तो एनर्जी में एनर्जी का डायमेंशन होगा ना, सीधा एनर्जी डेंसिटी दे दिया, तो क्या ये रॉन्ग है? हाँ सर ये तो बहुत रॉन्ग है। देखो ये इप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी होता है, यहां पे ए स्क्वायर बटा इप्सिलॉन नॉट कर दिया, सारा गुरु गोबर कर दिया ये तो। अरे हाँ सर सही कर दो, गुरु गोबर कर दिया ये तो। ये देखो मैच कर रहा, इन दोनों में डायमेंशन सेम है, नहीं ये गलत ही तो है, ए स्क्वायर नहीं। अरे वाह ये तो गलत है, मुझे लगा कि डायमेंशन ये तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ये एनर्जी डेंसिटी नहीं बना। एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टोटल एनर्जी होता है, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं बना, ये गलत है। ये नीचे एप्सिलॉन नॉट करेगा, ये गलत है। ये सीधा एनर्जी डेंसिटी, ये गलत है, ये आंसर है। और नीट 2021 का ये सवाल है। नीट 2021 का सवाल है, मेरा ये स्क्वायर पे नजर नहीं गया था। बेटा देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि फ्री स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है सी के बराबर होता है, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होता है, ये आंसर होगा नहीं। यहां पे ये स्पीड है और ये डायमेंशनलेस है, तो क्या आंसर तुम्हारा स्पीड बराबर डायमेंशनलेस कभी सही होगा? डायमेंशनली स्पीड बराबर डायमेंशनलेस सही होगा? कहां लिखा है? द वेलोसिटी इज v एंड गिवन बाय c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, तो c लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बोला है व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इतना एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी इतना, ये मीडियम में चल रहा है जिसकी मटेरियल की परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी दिया है, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, ये दोनों भी नहीं है, ये सीधा आंसर आ रहा है। समझ में आया? ये बोलो ये बोलो ये बोलो कि हमने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी होता है, बताया था। हाँ नीट 2021 का सवाल है, नीट 2021 का सवाल है। बताओ फिजिक्स की धोती खोल दी कि नहीं? ये नीट 2021 का सवाल है। हमने पढ़ा ये एनर्जी डेंसिटी होता है और हमसे पूछा एनर्जी, तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ये एनर्जी डेंसिटी ये वॉल्यूम, यही आंसर बन रहा है। ये तो एनर्जी डेंसिटी ही नहीं है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके डैश कुछ नहीं आएगा, ये एनर्जी डेंसिटी ही नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं किया। बताओ फिजिक्स का धोती खोल दिया कि नहीं? बताओ फिजिक्स का धोती खोल दिया कि नहीं? बताओ फिजिक्स का धोती खोल दिया कि नहीं? ये देखो ये जे एडवांस का सवाल है, ये जे एडवांस का सवाल है काइनेमेटिक्स का, बहुत पुराना है वैसे, जब जेई मेंस होता था ना, सॉरी सब्जेक्टिव होता था ना, तब का सवाल है ये काइनेमेटिक्स का। हमें तो काइनेमेटिक्स नहीं आता सर जी, नहीं आता काइनेमेटिक्स। अभी अभी हम शुरू करेंगे, उसमें हम ये सवाल करेंगे। सर काइनेमेटिक्स में सरेंगे? हाँ करेंगे। तो फिर ये कैसे करोगे आओ बताता हूं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन एज दिस, ये दिया है टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, ये दिया है टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर बराबर बीटा एक्स। सर कैसे? डायमेंशनली, कोई भी रिलेशन दिया है तो उसका डायमेंशन तो ऐसे ही मैच कराएंगे, ये डायमेंशनली है। हाँ तो क्या यहां से अल्फा का डायमेंशन मैं लिख सकता हूं टी बाई एक्स स्क्वायर होगा? हाँ। क्या बीटा लिख सकता हूं टी बाई एक्स होगा? हाँ। अल्फा भी लिख सकते हो टी बाई एक्स स्क्वायर, बीटा भी लिख सकते हो टी बाई एक्स। ये अल्फा लिख दिया टी बाई एक्स स्क्वायर और ये बेटा बीटा लिख दिया टी बाई एक्स। लिख लिया क्या? सब लिख लिया। अब हमसे क्या पूछा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2 डायमेंशन आना चाहिए, वही आंसर होगा। 2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, अल्फा बोलो कितना है? अल्फा टी बाई एक्स स्क्वायर, टी बाई एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी का क्यूब, वेलोसिटी का क्यूब हो जाएगा एक्स बाई टी का क्यूब, तो यार टी बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई टी क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो इसमें डायमेंशन एक्सेलरेशन का है ही नहीं। अब देखो 2 तो डायमेंशन लेस है, बीटा बोलो क्या हो सकता है? बीटा है टी बाई एक्स, तो बीटा को रखेंगे टी बाई एक्स एंड वेलोसिटी का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा एक्स बाई टी, वेलोसिटी होता है इसका क्यूब, तो ये बन रहा है टी इंटू एक्स क्यूब बटा एक्स इंटू टी क्यूब, तो एक्स से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर बना। हाँ एक मिनट, कुछ गलत किया क्या मैंने?
अल्फा हो जाएगा टी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हो सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये अल्फा है टी बाई एक्स स्क्वायर, तो अल्फा को रखेंगे टी बाई एक्स स्क्वायर इंटू वी क्यू एक्स क्यू बाई टी का क्यू, हाँ ये सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऊपर है टी और नीचे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऊपर है एक्स क्यूब नीचे है टी क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा एक्स, टी से टी क्यूब कटेगा टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू, इसी में तो इसीलेशन मैच कर रहा है, सॉरी इसी में तो इसीलेशन मैच कर रहा है, हाँ सर इसीलेशन तो मैच कर गया। इधर देख बीटा बोल कितना है, बीटा है टी बाई एक्स, बीटा को रख टी बाई एक्स, और वी क्यूब कितना हो जाएगा एक्स बटा टी का क्यूब, तो बेटा यहां से टी बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब बटा टी क्यूब, तो क्या एक्स से एक्स क्यूब कटेगा एक्स स्क्वायर आ गया, हाँ इसीलेशन में एक्स स्क्वायर होता है नहीं, गलत है। ये देख अल्फा टी बाई एक्स स्क्वायर, टी बाई एक्स स्क्वायर, बीटा टी बाई एक्स, टी बाई एक्स, और एक्स क्यूब हो जाएगा तेरा वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी का क्यूब हो जाएगा एक्स बाई टी का क्यूब, यहां से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कट गया, तो ये आंसर होगा नहीं क्योंकि लेंथ नहीं आया, ये भी आंसर नहीं है, पहला ही आंसर आ गया। अब बोल, अब बोल, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया सवाल की नहीं, ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, हाँ बिल्कुल काइनेमेटिक्स का, देखिएगा काइनेमेटिक्स में है सवाल। द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स, टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो अल्फा और बीटा क्या था कांस्टेंट, तो हमने डायमेंशनली इस इक्वेशन को लिखा, अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, जैसे ही अल्फा बीटा निकला अल्फा बीटा के टर्म्स में आंसर रख दिया, देखो इसीलिए इसमें आ गया। सर क्या ऐसे ही हम पढ़ेंगे क्या, नहीं, ये तो एक मात्र तरीका है चीजों को देखने का, नजरिया है बस, बाकी हम बेसिक से ये सवाल आपको पूरा डिराइव करके कराएंगे, इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, अब कोर्स होगा भाई, क्यों नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से नहीं डिफरेंशिएशन से होगा। ये सवाल नीट 2024 में पूछा था, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये आप करिए, और करिए क्या देखिए ना, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर ऑसिलेट ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब देखो सिर्फ मतलब 1 घंटे में मैंने इतने सवाल निकाले, ऐसे सवाल आप करोगे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, पीवाईक्यू में बहुत मिलेंगे, मतलब 1 घंटे में मैंने ऐसे 20 सवाल ढूंढ लिए जो सारे पीवाईक्यू है नीट और जेई के। लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर oscillate due to surface tension force with a gravity density liquid also playing a role, frequency f expected to depends on the r, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है t-1, किस पे डिपेंड कर रहा है, r मतलब l का पावर 1, और डेंसिटी होता है मास अपॉन l क्यूब, और सरफेस टेंशन याद है आपको होता है mt-2, तो इन तीनों के अरेंजमेंट से t-1 बनाना है, ठीक है, t-1 बनाना है। तो देखो यहां पर, देखो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी में मास नहीं चाहिए, सर नहीं चाहिए, इसमें क्या है एक मास है, देखो सरफेस टेंशन में एक मास है, हाँ है, रो में एक मास है, हाँ है, तो मास से मास कटेगा, सरफेस टेंशन में ऊपर आएगा, सरफेस टेंशन की डायमेंशन रख दो mt-2 बटा रो की डायमेंशन रख दो ml3, सिंपल 1 है, r क्यूब मतलब l3, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे रो की डायमेंशन रखा, r क्यूब रखा, ऐसे रखा, l3 से l3 कट गया, मास से मास कट गया, t-2 रूट से बाहर निकलेगा तो t-1, ये आ गया आंसर। ध्यान से देखो, रो में नीचे लेंथ 3 आएगा और आर में लेंथ स्क्वायर, ये कटेगा ही नहीं, देखो ये रो आर क्यू, इसमें 3 लेंथ और इसमें नीचे 3 लेंथ, कट गया लेंथ, इसमें लेंथ कटेगा नहीं और इसमें लेंथ है नहीं, ये आंसर आएगा नहीं, नहीं समझे तुम। अगर बेटा यहां पे रो स्क्वायर किया तो डेंसिटी होता है मास बटा लेंथ का क्यूब, तो मास का स्क्वायर और लेंथ का पावर 6, लेंथ का पावर 6, ये कैसे काट पाएगा, नहीं लेंथ बचेगा, इसमें लेंथ होता नहीं, सरफेस टेंशन में लेंथ होता नहीं, ये आंसर होगा नहीं। रो में मास अपॉन नीचे 3 लेंथ, 2 लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं कटेगा, ये आंसर है। समझो सरफेस टेंशन में है mt-2, इसमें लेंथ है नहीं, नहीं, रो में बटा 3 लेंथ आर क्यूब, 3 लेंथ से 3 लेंथ कटेगा, ये सही हो जाएगा, लेंथ कट गया, आर स्क्वायर नीचे 3 लेंथ नहीं कटेगा, रो क्यूब रो स्क्वायर मतलब नीचे 6 लेंथ, रो में खुद नीचे 3 लेंथ होता है, नीचे 6 लेंथ और कटे नहीं कटेगा, ये तुम्हारा रो है नीचे, नीचे तुम्हारा 3 लेंथ 2 लेंथ नहीं कटेगा, लेंथ डायमेंशन रख के तो देख, डायमेंशन रख के तो देख, सर मजा आ गया, ये देख, ये देख 2023 नीट मणिपुर का सवाल है ये, हाँ बहुत टफ पेपर आएगा तो ये काम नहीं आ सकता है, लेकिन पेपर 25 में से हो सकता है कि 2 सवाल ऐसा आ जाए तुरंत मार के निकल जाएगा, तो देख इधर, आज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन मास डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज, देख
आर तुम्हारा है रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब एल का पावर 1, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एल टी माइनस 2, एंड हमें मीन डेंसिटी पूछा है मतलब डेंसिटी पूछा है। डेंसिटी होता है मास अपॉन लेंथ का क्यूब। तो डेंसिटी में एक मास बनना चाहिए, हाँ ये डेंसिटी दिया है, हाँ क्या आर मास देगा? नहीं। जी मास देगा? नहीं। क्या स्मॉल जी का डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2, ये मास देगा? नहीं, एक मास इनवर्स देगा। हमें डेंसिटी चाहिए मतलब मास अपॉन एल क्यूब चाहिए। हाँ देखो इसमें जी में मास -1 होता है तो आंसर आएगा नहीं, जी नीचे आना चाहिए, जी नीचे आना चाहिए, जी ऊपर आ गया, गलत हो गया। दो ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, हमें मास डेंसिटी चाहिए मतलब मास अपॉन लेंथ क्यूब चाहिए। तो जी नीचे रखेंगे तभी ये ऊपर जाके मास 1 बनेगा। मतलब ये आंसर ही नहीं हो सकता, देख के पता चल रहा है। ग्रेविटेशन का सवाल है, देख के पता चल रहा है कि ये दोनों आंसर ही नहीं हो सकता। सर ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर आ रहा है। हाँ तो एक बात बताओ, जी में क्या ये होता है L-T-2? हाँ ये तुम्हारा आर आएगा लेंथ और जी होगा m-1 L3 T-2। तो T-2 से T-2 कटना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम है नहीं, डेंसिटी में, डेंसिटी में टाइम होता नहीं, देखो टाइम कट रहा मतलब आंसर है। इसमें जी में आएगा T-2 और कैपिटल जी में भी आएगा T। देखो जी में T-2, कैपिटल जी में T-2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे T-4, ऊपर जाएगा T का पावर 4, गलत, यही आंसर है। हमें स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता नहीं पता भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता नहीं पता। अर्थ की मास डेंसिटी निकालनी थी, देखो आंसर आ गया। अर्थ की मास डेंसिटी निकालनी थी, देखो आंसर आ गया। सोचो, ग्रेविटेशन का सवाल है। एक बार और सुनो, देखो बेटा ऐसा है, इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, हमें मास डेंसिटी चाहिए मतलब एक मास ऊपर चाहिए। हाँ अब अगर जी को ऊपर रख दोगे तो जी क्या करेगा? मास -1 लाएगा, m-1 देखते ही गलत हो गया। जी ऊपर रखेंगे मास -1 देखते ही गलत हो गया। नीचे कैपिटल जी और स्मॉल जी को मल्टीप्लाई करोगे तभी T-2 T-2 T-4 हो जाएगा, आंसर ही नहीं बनेगा। यहां नीचे जी है T-2, ऊपर स्मॉल जी है T-2, टाइम कट गया। फील आया कि नहीं? एक ये भी मेथड होता है। क्या तुम्हारा फिजिक्स देखने का नजरिया बदल गया? क्या फिजिक्स देखने का एटीट्यूड चेंज हुआ? एटीट्यूड चेंज हुआ, फिजिक्स देखने का एटीट्यूड चेंज हुआ? बोलो हाँ कि ना। चलो भाई अब ये सवाल है, छोटे छोटे से कर लेना। एक जेई का सवाल है, देखो बहुत धुआंधार। ये एसएचएम का सवाल है, बहुत धुआंधार। तो कुछ होमवर्क है, तुम आराम से कर लोगे, ऐसी कोई खास बात इसमें नहीं है। ये होमवर्क है, सोच लोगे तुम। 3-4 होमवर्क है, खुद भी तो करो। ये तो क्लास में भी कराया है, एसएचएम का सवाल है और बिना मैक्सिमम एसिलेशन जाने, बिना मैक्सिमम वेलोसिटी जाने, जेई मेन 2024 का सवाल है, तुम कर लोगे इस सवाल को। ये पावर का सवाल है। तो फिजिक्स देखने का नजरिया चेंज हुआ कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। और अगर आपने पीछे के 4 लेक्चर नहीं देखे प्ले विथ फिजिक्स के तो जरूर देख लीजिएगा। और होमवर्क आज समय निकाल के कर लेना, नहीं भी कर पाओ तो कोई लोड नहीं है, कल परसों कर लेना, परेशान मत हो, कल परसों टाइम मिल जाएगा, कर लेना। अब आगे नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो 1-2 दिन रिलैक्स रहेगा। चैप्टर जब खत्म होता है तो वर्कलोड ज्यादा बढ़ता है आप पे, हम पे भी, है ना। जब चैप्टर खत्म हो रहा होता है, चैप्टर नया शुरू होता है तो वर्कलोड इतना नहीं होता। तो फिजिक्स देखने का नजरिया चेंज हुआ कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।